नेतन्याहू का बयान पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए एक चुनौती बनकर सामने आया है। उन्होंने खुलेआम कहा है कि उन देशों को शर्म आनी चाहिए जिन्होंने कतर पर इजरायली हमले की निंदा की है, लेकिन असली शर्म तो उन्हें आनी चाहिए जिनके नेतृत्व में गाजा के पिछले 2 साल से लगातार नरसंहार हो रहा है। वहीं नेतन्याहू अब दुनिया भर के देशों से ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो अपनी निंदा वापस लें और खामोश हो जाएं। दुनिया के बड़े बड़े देश इस हमले के खिलाफ खड़े हुए हैं। अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरेबिया, अरब, पाकिस्तान और भारत अभी के कतर पर हुए इस हमले की आलोचना की। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद और महासचिव तक ने साफ शब्दों में कहा है कि कतर पर यह हमला अस्वीकार्य है, लेकिन नेतन्याहू इन सब की परवाह किए बिना उल्टा ललकार रहा है। यह सवाल हर तरफ गूंज रहा है कि इतने देशों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की निंदा पर नेतन्याहू का रवैया आखिर क्या दर्शाता है। क्या दुनिया चुप रह जाएगी? क्या वो अपनी निंदा पर शर्म करेगी जैसा कि नेतन्याहू ने ताना मारा है, या फिर ये इस चुनौती का जवाब देंगे? नेतन्याहू अच्छी तरह से जानता है कि वैश्विक नेतृत्व आज अपने ही अंतर विरोधियों, मजबूरियों और समझौते में फंसा हुआ है। यही वजह है कि हर बार सीमाओं को तोड़ते हैं और बार बार नए हमले करता है। गाजा पर 2 साल से लगातार बमबारी हो रही है, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं दिखाई देता है। इस साल इजराइल 7 देशों पर बमबारी कर चुका है। सीरिया, लेबनान और यमन पर उनके हमले लगातार जारी रहते हैं। ईरान पर हमला उन सब के क्षेत्र को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को युद्ध की कगार पर खड़ा कर दिया है। कतर की राजधानी दोहा पर हमला करने से पहले वो ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस पर भी बम बरसा चुका है। गाजा और वेस्ट बैंक में तो मानो बमबारी एक स्थायी प्रक्रिया बन चुकी है। दुनिया भर में अब यह एहसास गहराता जा रहा है कि ग्लोबल पावर नाम की कोई ताकत बची ही नहीं है। आज ऐसा लगता है कि एकमात्र शक्ति नेतन्याहू के हाथ में है और बाकी सारी दुनिया बस उनके इशारों पर मजबूर होकर बेबस होकर खड़ी है। यही वजह है कि वो खुलेआम दुनिया को ललकार भी रहा है और धुतकार भी रहा है और धमका भी रहा है। क्या ये स्थिति यूं ही बनी रहेगी या फिर दुनिया एकजुट होकर एक चुनौती का सामना करेगी? ये सवाल अब सिर्फ अरब क्षेत्र का नहीं बल्कि पूरी दुनिया की साख और भविष्य बन चुका है। नेतन्याहू ने अपनी स्पीच में साफ कहा है, नाउ द वेरियस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड कंडेम अस, दे से वी शुड ashamed of ourselves. What did they do after America took out Osama bin Laden? Did they say what a terrible thing was done to Afghanistan and to Pakistan? No, they appalled. What they should applaud is standing up for the same principle and carrying them out. And I say to Qatar and to all nations that harbor you, you either expel them or you bring them to justice. Because if you will not do that, we will do it. नेतन्याहू के आरोपों और धमकियों के बाद दुनिया एक नए मोड़ पर खड़ी दिखती है, जहां एक तरफ राजनीतिक निंदा और एकजुटता है और दूसरी तरफ खुली धमकी और जवाब देकर दिखाने की चेतावनी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और महासचिव ने कतर पर हुए हमलों की निंदा की है और वैश्विक स्तर पर आशंकाएं तेज हो गई हैं। नेतन्याहू ने खुले तौर पर कहा है कि जिन देशों ने कतर पर हमले की निंदा की है उन्हें शर्म आनी चाहिए और उन्होंने अमेरिका के उस कार्यवाही के उदाहरण का दबाव देकर समर्थन मांगा जिसे अमेरिका ने अलकायदा के ठिकानों पर किया था। इस बयान ने वैश्विक रुख पर एक नई बहस छेड़ दी है। यहां यह भी ध्यान देने वाली बात है कि इजराइल ने कई पड़ोसी देश और दूर के देशों में हाल के दिनों में हवाई हमला किया है, जिनमें गाजा, लेबनान, सीरिया, यमन और हाल ही में कतर व ट्यूनीशिया पर हमले की कई खबरें सामने आई हैं और इन हमलों ने क्षेत्रीय दबाव को और बढ़ा दिया है। अमेरिका में इस हमले पर स्पष्ट नाराजगी दिखाई दी है। व्हाइट हाउस और ट्रंप के करीबी नेताओं ने इसे लेकर असंतोष जाहिर किया है और कहा है कि वो इस हमले की जानकारी से अचंभित हैं। इसने अमेरिका इजराइल संबंधों और ट्रंप की खाली कूटनीति पर कड़ी चुनौतियां पैदा कर दी हैं। अरब देशों और क्षेत्रीय साझेदारों की प्रतिक्रिया भी तेज रही है। संयुक्त अरब अमीरात और अन्य देशों ने इजरायली कूटनीतिक प्रतिनिधियों को तलब किया और इस हमले की निंदा की है और इसका मतलब साफ है, क्षेत्रीय भरोसे की दीवारें दरक रही हैं। अंदरूनी राजनीतिक घाव भी देखे जा रहे हैं। इजरायली सुरक्षा जवानों और खुफिया तंत्र में इस कार्यवाही को लेकर असहमति की रिपोर्ट आई है। कुछ शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों ने हमले के समय निर्धारण और रणनीति पर आपत्ति जताई है, जो यह संकेत देता है कि यह निर्णय एक तरफा और विवादित था। अब प्रश्न यह है कि इन निंदाओं और कूटनीतिक प्रतिवादों का वास्तविक असर क्या होगा? क्या देश अपनी निंदा वापस लेकर नेतन्याहू की चुनौती
चुनौती स्वीकार कर लेंगे। ये किसी बहुमुखी प्रतिक्रिया के बजाय राजनीतिक और आर्थिक उपायों से इस स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान, भारत, यूरोपीय देश और बड़ी वैश्विक शक्तियां सबकी दहलीज पर दबाव बढ़ गया है। नेतन्याहू का रवैया यह आजमाना चाहता है कि वैश्विक नेतृत्व कितनी दूर तक खड़ा रह सकता है। क्या वो मौखिक निंदा से आगे बढ़कर कठोर कूटनीतिक या आर्थिक कदम उठाएंगे या इस चुनौती के सामने असहाय बने रहेंगे। यह परीक्षा न केवल कतर और इजराइल के बीच की नहीं, वैश्विक व्यवस्था, उसकी सीमाओं और संतुलनों की भी परीक्षा है। आखिर में जो किताब खुलकर सामने आई है वो ये है कि युद्ध नीति, एक तरफा सैन्य कार्यवाहियां और राजनीतिक संवाद में असंतुलन लंबे समय तक कोई स्थायी समाधान नहीं दे पाते हैं। अब दुनिया को यह तय करना होगा क्या वो शांतिपूर्ण, नियामक और बहुपक्षीय सिद्धांतों पर खड़ी रहेगी या फिर वो बार बार जब कोई शक्ति सीमा पार करेगी तब कड़ी प्रतिक्रिया देने के बजाय छोटे छोटे समझौतों और समझौतों के लिए पीछे हट जाएगी। नेतन्याहू की रणनीति अब साफ तौर पर खुलकर सामने आ रही है। एक ऐसा तंत्र जो कूटनीतिक बहसों और अंतर्राष्ट्रीय दबावों को मात देकर अपने जमीन तोड़ने वाले कदमों को अंजाम देता है। उनके कदमों का सबसे साफ उदाहरण हालिया तारीखों में उठाए गए उनके फैसले और कुछ ऐसे कदम हैं जो फिलिस्तीनी आशाओं और क्षेत्रीय स्थिरता दोनों के लिए घातक साबित हो रहे हैं। जैसे ही दुनिया गाजा पर हो रहे नरसंहार और मानवीय त्रासदी की ओर देखती है, नेतन्याहू हर बार नई मोर्चाबंदी कर देता है ताकि मामला बटे, ध्यान हटे और अंतर्राष्ट्रीय पहले कमजोर पड़े। यही कारण है कि बातचीत की मेज पर कतर, अमेरिका और इजराइल जैसे कुछ ही खिलाड़ी बचे दिखाई देते हैं और जैसे ही देश और संस्थाएं पीछे हटती हैं, वो दूरी घटने के बजाय और बढ़ जाती है। नेतन्याहू ने घोषणा कर दी है कि एक फिलिस्तीनी राज्य कभी नहीं होगा और यही विचारधारा जमीन पर नई बस्तियां जोड़ने के फैसलों में दिखती है। हाल ही का 3400 घरों का औचित्यहीन विस्तार न केवल भविष्य की फिलिस्तीनी राज्य के विकल्प भूभाग को काटने का संकेत देता है, बल्कि किसी भी संभावित समाधान की नींव को ही हटा देता है। इससे सवाल यह उठता है कि क्या यह नीति आंतरिक राजनीतिक लाभ के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर गणना कर रही है। कतर पर हमला और उसके बाद नेतन्याहू के खुले बयान जिसमें वो दुश्मनों को विदेश में जाकर निशाना बनाने की बात करता है, इस बात ने क्षेत्रीय संतुलन को और भंग कर दिया है। इस हमले ने खाड़ी देशों के भरोसे में दरार डाल दी है और अमेरिका की भूमिका पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अमेरिका के शीर्ष नेताओं ने हमले पर असंतोष जताया और संयुक्त राष्ट्र स्तर पर निंदा के स्वर उठे। कतर की सरकार ने नेतन्याहू के बयान और कतरे क्षेत्र में हुए हमले की निंदा करते हुए एक जिम्मेदार कोशिश बताया है और कहा है कि यह संप्रभुता का उल्लंघन है। इस कूटनीतिक धक्का और जोर का असर केवल कुदरती भावना तक सीमित नहीं रह गया है, यह बहुक्षेत्रीय वार्ताओं को और भी खतरे में डाल देता है, जिनका उद्देश्य बंदियों की रिहाई और रुक रुक कर हो रही हिंसा को रोका जाना था। इसका मतलब साफ है, जब एक नेता सभ्य अंतर्राष्ट्रीय नियमों और संवाद की सीमाओं को रोंदता हुआ एक तरफा सैनिक और बांसती नीतियां अपनाता है, तो वह समय समय पर क्षेत्रीय और वैश्विक सहमति को तोड़कर अपने राजनीतिक लक्ष्यों को सिकोड़ने लगता है। पर इसकी कीमत आम लोगों को चुकानी पड़ती है और किसी भी स्थायी शांति के अवसर पर भारी होती है। दुनिया के सामने अब सिर्फ दो रास्ते उजागर हैं, या तो बहुपक्षीय कूटनीति और नियमों के आधार पर आत्मनियमन को कायम रखा जाए, या फिर छोटे छोटे संतुलन और समझौतों के जरिए बार बार गिरती हुई स्थिति के सामने जीना जारी रखा जाए। नेतन्याहू का ढीठपन अब सिर्फ कूटनीतिक विरोध तक सीमित नहीं रह गया है, अब वो उन देशों को ही चुनौती दे रहा है जिन्होंने खुले तौर पर कतर पर हुए हमले की निंदा की, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद तक की निंदा और अनेक राज्यों की कड़ी प्रतिक्रिया पर इस हमले के बाद सामने आई है और इन सब का असर नेतन्याहू पर दिखाई दे रहा है। नेतन्याहू ने स्पष्ट कर दिया है कि जहां भी उसकी नजर में आतंकवादी होंगे वहां कार्यवाही करेगा और उसने कहा है कि कतर जैसे देशों को या तो अपने यहां मौजूद तत्वों को पकड़कर सजा देनी चाहिए या उन्हें निर्वासित कर देना चाहिए, वरना हम कर देंगे। यह बयान वैश्विक स्तर पर एक नए तरह के सीधे टकराव की हवा भरता है। राजनीतिक सतह के नीचे हालात और गहरे हैं। वेस्ट बैंक में 3400 नए घरों का ऐलान, जो पूर्वी जेरूसलम और आसपास के इलाकों को जोड़कर फिलिस्तीनी भूभाग को छिन्न भिन्न कर देगा। यह संकेत देता है कि नेतन्याहू न केवल युद्ध स्तर पर बल्कि जमीन पर भी नीति बना रहा है, जो किसी भी भविष्य के दो स्टेट हल को मुश्किल बना देगा। यह कदम अंतर्राष्ट्रीय आशंकाओं और निंदा के बावजूद उठाया गया है,
अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक प्रक्रिया भी सक्रिय है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने नेतन्याहू समेत उच्च इजरायली अधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी के आदेश जारी किए हैं और इससे इजराइल और वैश्विक संस्थाओं के बीच दीर्घकालीन कानून टकराव के संकेत मिले हैं। लेकिन यह कदम भी नेतन्याहू के आचरण पर तत्काल रोक लगाने में नाकाम रहा है। सबसे भयानक सच्चाई यह है कि गाजा में अब तक दर्ज की गई हताहतों की संख्या छूटती जा रही है। स्वास्थ्य संस्थाओं और संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्टों के अनुसार मरने वालों की गिनती 60,500 के पार हो चुकी है और असल संख्या इससे भी अधिक होने की आशंका जताई जा रही है। बड़ी भागीदारी नागरिकों की रही है। बच्चों और महिलाओं की मौतों की जानकारी ने इस युद्ध की मानवीय कीमत को बहुत ऊंचा कर दिया है। यह सब कुछ मिलकर एक भयानक तस्वीर बना रही है। एक सरकार जो अंतर्राष्ट्रीय निंदा, हिरासत पत्र और क्षेत्रीय तनाव के बावजूद अपनी राह पर चल रही है। एक वैश्विक व्यवस्था जो बयान तो जारी कर रही है पर ज्यादातर समय उसे लागू करने में विफल रहती है और एक पीड़ित आबादी जो भूख, बमबारी और विस्थापन में जा रही है। यह समीकरण लंबे समय तक मानवता की प्रतिष्ठा के लिए घातक साबित होगा। अब सवाल यह उठता है कि दुनिया कब तक सिर्फ कागज पर निंदा करती रहेगी? क्या ये देश वास्तव में संयुक्त प्रयास कर पाएंगे जो इस तरह के एक तरफा सैन्य कदमों को रोक सके, कूटनीतिक, आर्थिक और कानूनी संयोजन के सहारे, या फिर हर बार छोटे छोटे बयान और प्रतिबंधों के बाद सत्ता वाले अपनी मनमानी पर टिके रहेंगे? ये चुनौती अब केवल मध्य पूर्व की नहीं, वैश्विक व्यवस्था की आत्म छवि और शालीनता की परीक्षा बन चुकी है। इस वक्त सबसे जरूरी आवाजें वो होंगी जो शांति, मानवीय सहायता और बहुपक्षीय संवाद की पुकार लगाएंगी, न कि केवल गालियां या केवल शस्त्र पर। अगर नेतन्याहू की नीतियां इसी तरह रहीं तो किसी भी बहुपक्षीय मंच की विश्वसनीयता और संघर्ष के दौरान मानवीय अधिकारों की रक्षा का सपना दोनों ही धूमिल हो जाएंगे।